वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं। हम इसमें पार्ट 2 की बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 के बारे में बात की जाती है। इसमें हम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ सिटीजन्स, इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं और वो कैसे सिटीजन्स कहलाते हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग पाकिस्तान से वापस आते हैं उनको कैसे भारत की नागरिकता मिल चुकी है, इट मीन्स वो भारत के सिटीज़न कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कमेंसमेंट जो हमारा कहते हैं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रारंभ यानी स्टार्टिंग का। कमेंसमेंट मतलब होता है प्रारंभ, जो स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग यहाँ पे रहे हैं उनके लिए आर्टिकल फॉलो होता है, आर्टिकल 5 to 11। बट 1950 के बाद जो 26 जनवरी 1950 के बाद हम सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के जो रूल्स हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। सो हम नेक्स्ट पार्ट में 1955 के सिटीज़नशिप एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 to 11। सो आर्टिकल 5 ये बोलता है कि जो भी डोमिसाइल यहाँ पे थे, कहते हैं प्रारंभ में, इट मीन्स स्टार्टिंग टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950 के पहले, वो सारे के सारे इंडियन सिटीज़न कहलाते हैं। या फिर आप यहाँ पे पैदा हुए हों, या फिर आपके पेरेंट्स यहाँ पे पैदा हुए हों, या फिर आप 26 जनवरी 1950 से 1945 के बीच में आप 5 ईयर के लिए परमानेंट यहाँ पे रह रहे हों, तो आपको यहाँ के इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगा आर्टिकल 5 के थ्रू। आर्टिकल 6 में हमको बताते हैं क्योंकि 1948 में बहुत ही लार्ज स्केल्स पे माइग्रेशन हुआ था, जो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, इसके कारण आर्टिकल 6 बनाया गया है। सो इस आर्टिकल को समझने से पहले हमको ये समझना होगा 1994, इट मीन्स 7 मंथ एंड 1994 को हमारे इंडिया में उससे पहले और उस दिन के बाद से हम उन सब को इंडियन सिटीज़न मानेंगे। और ये 19 जुलाई 1948 को ही क्यों माना गया डेट को, तो इसी दिन दोनों ही कंट्री में एक साथ परमिट सिस्टम लागू हुआ था। बट इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर वो या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहीं बर्थ हुए हों इंडिया में, या फिर वो जब से इंडिया में पाकिस्तान से इंडिया वापस आए हैं वो परमानेंटली हमेशा के लिए इंडिया में ही रह रहे हों, तब जाके उनको आर्टिकल 6 के थ्रू सिटीज़नशिप इंडिया का मिलेगा। बट इसमें 19 जुलाई 1948 के दिन और उसके बाद आए लोगों के लिए अलग टर्म एंड कंडीशन रखा गया था आर्टिकल 6 में ही। उसमें ये बोला गया था कि वो उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर, मतलब यहीं पे बर्थ हो उनका इंडिया में ही पहले से ही, और जब वो इंडिया में वापस आए हों तो यहाँ पे परमानेंट उनका सेटलमेंट हो, और वो जब से अगर इंडिया में माइग्रेट किए हैं तब से वो परमानेंटली एटलीस्ट 6 मंथ से इंडिया में ही रह रहे हों, और वहाँ से आने के बाद किसी ऑफिसर से वो एप्लीकेशन दें कि मैं यहाँ पे परमानेंट सिटीज़न बनना चाहता हूँ, और वो ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करके इंडियन सिटीज़नशिप प्रोवाइड कर दे, तब जाके वो आर्टिकल 6 के थ्रू इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। अब हम आर्टिकल 7 समझने वाले हैं, बट इसको समझने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं। आर्टिकल 5 और 6 से ज़्यादा बड़ा आर्टिकल 7 है। अगर आर्टिकल 5 और 6 में आप एग्जिस्ट करते भी हैं और आर्टिकल अगर 7 के रूल में आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप इंडिया के सिटीज़नशिप को खो सकते हैं। आर्टिकल 7 में हम ये जानेंगे कि 1 मार्च 1947 को अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया है और वो वहाँ से अगर वापस नहीं आया है, तो हम उसको इंडियन सिटीज़नशिप नहीं मानेंगे अगर वो आर्टिकल 5 और 6 एग्जिस्ट करता है उसमें तो भी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से 1 मार्च 1947 को वापस आ चुका है, अगर वो
आर्टिकल 7 के कुछ टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम उसको इंडियन सिटीजनशिप मानेंगे। उन कंडीशंस के बारे में अच्छे से डिटेल में हम बात कर लेते हैं। वो पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हैं या फिर जो बच्चा आया है उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वो यहाँ पे रहते हो पहले से ही इंडिया में और वो परमानेंटली इंडिया में वापस आए हों और 6 मंथ से ज़्यादा इंडिया में उनको रहते हो गया हो और किसी ऑफिसर को अपनी एप्लीकेशन दिए हो कि हम इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड हो गया हो उस ऑफिसर के थ्रू, तो जाके हम आर्टिकल 7 के थ्रू उसको इंडियन सिटीजनशिप मानेंगे। आर्टिकल 8 में हम जानते हैं इंडियंस उनकी बात कर रहा है, उन सिटीजन्स की बात कर रहा है जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हों बट रिसेंटली वो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हों, तो उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है हम आर्टिकल 8 में देखेंगे। इसमें 2 कंडीशन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पहले से रहते हों या फिर बॉर्न अनडिवाइडेड इंडिया हो। अनडिवाइडेड का मतलब है जब ब्रिटिश रूल चल रहा हो तब उसके पेरेंट्स और वो यहाँ पे उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हों, तब जाके हम आर्टिकल 8 के थ्रू उसको इंडियन सिटीजनशिप मानेंगे। एंड इसमें सेकेंड टर्म एंड कंडीशन ये है कि जिस भी कंट्री में वो रह रहा हो अभी फ़िलहाल उसमें एज अ इंडियन सिटीजनशिप उसको रजिस्टर किया गया हो, तब जाके हम आर्टिकल 8 के थ्रू उसको इंडियन सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट को ग्रांट करने देंगे या फिर मानने देंगे। अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1950 के पहले जो भी फॉरेन में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है उनको अलाउ नहीं है कि वो आर्टिकल 5, 6 और 8 के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर पाए। आर्टिकल 10 की बात करें तो इसमें सिटीजनशिप आपको प्रोवाइड हो जाएगा आर्टिकल 5, 6 और 7, 8 के थ्रू, बट आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी लेकिन दैट राइट टू बी सब्जेक्ट लॉ पासेस बाय पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट पास करेगा उसके थ्रू आपके सिटीजनशिप डिसाइड होगा आर्टिकल 10 में। और आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल 11 हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 11 बस इतना ही सही है कि पार्लियामेंट को ये पावर मिलता है 26 जनवरी 1950 के बाद से वो सिटीजनशिप पे कोई सी भी लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन ला सकता है पार्लियामेंट में। एंड आर्टिकल 5 to 8 जितने भी हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है और जितने भी हमारे लॉ बनते हैं वो सारे के सारे लॉ सिटीजनशिप के 26 जनवरी 1950 के बाद से पार्लियामेंट के थ्रू पास होते हैं। ये पावर देता है आर्टिकल 11। और सिटीजनशिप के ज़्यादातर लॉ हमने ब्रिटिश कंट्री से उठाया है और पार्लियामेंट में डिस्कस होता है NRI और PIO, OCI, CAA, NRC, इन सारे के सारे चीज़ों पे हम सेकेंड में डिस्कस करेंगे और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।